हे भगवान, सुबह से शाम हो चुकी लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आज एक भी खिलौना नहीं बिका। आज तो मेरी बहू मुझे खाना भी नहीं देगी। आपको तो पता है ना भगवान, वो मेरे साथ कितना बुरा करती है और इसमें पूरा पूरा साथ देता है मेरा बेटा। आज तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आज बिना पैसे के घर गई तो बहू मुझे भूखा ही सुला देगी। आधी से ज्यादा बाजार उठ चुकी थी। सीमा भी अपना सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है। तो वहीं सीमा की बहू अंजलि और बेटा रवि दोनों घर बैठकर अच्छा अच्छा पकवान खा रहे थे। काफी अच्छा खाना मंगाया है तुमने बाहर से, मजा ही आ गया खाना खाकर। मुझे तो सबसे ज्यादा ये तंदूरी चिकन पसंद आया है। कौन से रेस्टोरेंट से लेकर आए हो तुम? घर से 20 मिनट की दूरी पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। जब भी कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वहीं से मंगा दिया करूँगा। खाने में टेस्ट तो अच्छा है। आज तो पेट भरकर सोएंगे दोनों। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी खत्म कर लो, बचना नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक तुम्हारी माँ आज की कमाई मेरे हाथ में नहीं देगी तब तक मैं उन्हें खाना नहीं देने वाली, वरना उनकी आदत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम भी जल्दी जल्दी खाना खाओ। और वैसे भी जब तक माँ हमारे किसी काम नहीं आएगी तो हम उनके किस काम आएंगे। पैसे लाकर देगी तो उनकी सेवा भी होगी, वरना बिना पैसों के तो कुछ नहीं मिलता आजकल। बात तो एकदम सही कही तुमने। सच में पति तो बहुत अच्छा दिया है भगवान ने मुझे। अच्छा सही बोल रही हो तुम। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तभी तो मैं मिला हूँ। तुम ये सारी बातें छोड़ो, अब जल्दी जल्दी खाना खा लो। खाकर सारा साफ कर देना, वरना माँ को पता चल जाएगा कि हमने बाहर से खाना मंगाया है। तब शायद उन्हें थोड़ा बुरा लग जाए। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। हमारा मन किया तो हमने मंगवा लिया, कोई चोरी थोड़ी ना की है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन माँ जब पैसे देगी तभी तो उन्हें खाना देंगे ना। वरना इतना महंगा खाना उन्हें खिलाने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी देर में सीमा भी वहां आ जाती है। सीमा बेचारी दिन भर से घर से बाहर थी। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वे अपनी बहू से खाना मांगती है, जिस पे अंजलि बोलती है, खाना चाहिए आपको? भूख लगी है मेरी प्यारी सासू माँ को। खाना खाने से पहले ये बताओ कि आज आपकी बिक्री कितनी हुई, कितनी कमाई हुई है आपकी? बहू, आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। सुबह से लेके रात तक एक भी ग्राहक नहीं आया खिलौना खरीदने। सबके सब दाम पूछ कर चले गए, लेकिन किसी ने एक भी बिक्री नहीं करवाई मेरी। क्या कहा आपने? आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई? हद होती है लापरवाही की। आपसे एक काम ठीक नहीं होता। सारा दिन मैं पूरा घर संभालती हूँ, वो भी अकेले, और आपसे 500 रुपए की कमाई नहीं होती। मैं क्या करूं बहू, ग्राहक अपनी मर्जी से आते हैं और सामान भी अपनी मर्जी से लेते हैं। हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दो। खाना? आज आपको कोई खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है, जिस दिन आपकी कमाई नहीं होगी उस दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। जब पैसा लाकर दोगी तभी पेट भरेगा। आज आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा। बेटा रवि, तू ही कुछ समझा बहू को। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं बहुत थक गई हूँ। बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुझे बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया। आज तेरा वक्त है कि तू मेरी सेवा करे, लेकिन तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा करता है। माँ, आपको इस घर में रख रहे हैं वही बड़ी बात है, वरना आजकल के समय में कोई अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता। और वैसे भी हर किसी के माँ बाप का बुढ़ापे में कोई ना कोई पेंशन आता है। आपसे तो 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है हमें। कम से कम खिलौने बेचकर ही थोड़े पैसे लाकर हमें दे दो। और जिस दिन पैसे लाकर नहीं दोगी उस दिन तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। इस तरह से रवि और अंजलि दोनों सीमा को खाना नहीं देते। सभी लोग जाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। बेचारी सीमा को बहुत भूख लगी थी। रात को करीबन 2 बजे उठकर वह रसोई घर में जाती है और वहां जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है।
बर्तनों की खटपट से रवि और अंजलि दोनों की आंख खुल जाती है और वे दोनों वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो चोरी करके आपको खाना खाना है? शर्म तो नहीं आती? बुढ़ापे में ये सब हरकतें करते हुए? आज आपका इस घर में आखिरी दिन है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप चोरी भी करेंगी। बेटा, मैं चोर नहीं हूँ। कोई चोरी नहीं की मैंने, बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो रात को सो नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है बेटा, इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ। अपने ही घर में खाना खाने के लिए कैसी चोरी? माँ, अब इस घर से निकल जाओ। ये आपका घर नहीं, बल्कि मेरा और अंजलि का है। हम दोनों से बिना पूछे आपने रसोई में कदम कैसे रख लिया? और किसी भी सामान को हाथ लगाने से पहले हमसे पूछा क्यों नहीं? माफ करना बच्चों, शायद ये मेरे ही कर्म हैं जो मुझे अपने जीवन में ये सब सहना पड़ रहा है। बाकी अब मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। बस अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ यहाँ। सीमा बहुत उदास थी। वह उसी रात को उस घर से निकल जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। चलते चलते सीमा एक जंगल की ओर बढ़ जाती है। उस जंगल में बहुत सारे मशरूम लगे हुए थे। मशरूम दिखने में काफी सुंदर थे और मशरूम की छतों के ऊपर सुंदर सुंदर लाइट भी लगी हुई थी जो अंधेरे में चमक रही थी। ऐसे अतरंगी जंगल को देखकर सीमा हैरान हो जाती है। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है। हमारी जादुई नगरी में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कौन हो तुम? जो भी हो मेरे सामने आओ। ये कैसी अलग सी दुनिया है? सीमा के इतना बोलते ही एक मशरूम सीमा के सामने आ जाता है और सीमा से बोलता है। मैं जादुई मशरूम। आप बहुत परेशान हो। हम जानते हैं कि आपके जीवन में भी बहुत उथल पुथल चल रही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। इस जंगल में हम उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका मन पूरी तरह साफ हो और निस्वार्थ हो, और हम उन्हीं लोगों की मदद भी करते हैं। सच में मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे अपने बच्चों के पास नहीं जाना, क्योंकि वे बच्चे अब मेरे हैं ही नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। आपके पास जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे, आपको उनकी मदद करनी होगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने जीवन में उन सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगी जिनको मेरी ज़रूरत होगी, और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। हमेशा सबकी मदद करूँगी। ज़रूरत सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की ही करना है। कभी भी किसी गलत इंसान की कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतना बोलकर वह जादुई मशरूम सीमा को एक जादुई मशरूम देता है और वह जादुई मशरूम देते हुए बोलता है। यह लो, यह रहा जादुई मशरूम। इस जादुई मशरूम की मदद से तुम अपनी ज़रूरत की किसी भी चीज़ को मंगा सकती हो। तुम्हें जीवन में जब भी जादुई मशरूम की ज़रूरत पड़े, तब तुम इससे अपनी इच्छा जाहिर कर सकती हो, और ये जादुई मशरूम तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर देगा। सीमा जादुई मशरूम पाकर बहुत खुश होती है और अब सीमा जादुई मशरूम की मदद से खुद के लिए बहुत सुंदर सा घर बनाती है और उस घर में सीमा की जरूरत का सारा सामान था। धीरे धीरे सीमा एक अमीर औरत बन जाती है। सीमा गरीब लोगों की खूब मदद किया करती थी। गरीब लोगों के लिए आश्रम बनवाती थी। गरीब लड़कियों को शिक्षा और सिलाई कढ़ाई जैसी चीज सीखने का प्रयास करती थी। इस तरह से सीमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। सीमा के बारे में अब हर कोई जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे अंजलि और रवि तक सीमा की जानकारी पहुंच जाती है। यहाँ से जाने के बाद बुढ़िया के हाथ में ऐसा क्या लग गया जो इतनी अमीर हो गई? तुमसे सही तो तुम्हारी माँ है, कम से कम बुढ़ापे में इतनी अमीर हो गई है, और एक तुम हो वहीं के वहीं लटके रह गए। मैं तो कहती हूँ चलो माँ जी के पास चलते हैं, उनसे माफी मांग लेते हैं और फिर उनके साथ उनके आलीशान बंगले में रहते हैं और हमेशा के लिए मजे करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है,
वरना मैं उन्हें कभी घर से बाहर नहीं निकालता। एक काम करते हैं, अगले दिन ही हम दोनों माँ के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांग लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ हमें माफ़ कर देंगी। ऐसे ही अगले दिन अंजलि और रवि दोनों मिलकर सीमा के पास जाते हैं और सीमा से माफी मांगते हैं। इसके बाद सीमा उन दोनों से कहती है, जिस तरह से मैं सबकी मदद करती हूँ उसी तरह से मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी, लेकिन इस उम्मीद में मत रहना कि मैं तुम्हें माफ़ करके अपना लूँगी और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दूँगी, क्योंकि तुमने जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है। माँ जी, माँ बाप का तो फर्ज होता है अपने बच्चों को माफ करना, तो क्या आप हमें माफ नहीं कर सकती? माना कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी निर्दय हो जाएं कि बच्चों को ही भूल जाएं। मैंने जब तुमसे कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देनी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगी, लेकिन अपने घर में तुम्हें कभी जगह नहीं दूंगी। इस तरह से सीमा उन दोनों को घर से बाहर कर देती है। ऐसे ही रात को सीमा जादुई मशरूम की मदद से अपने लिए जरूरत की कुछ चीजें मंगवा रही थी। ये सारा नजारा रवि और अंजलि देख रहे थे। वे समझ जाते हैं कि ये जादुई मशरूम की वजह से है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों मौका देखकर सीमा का जादुई मशरूम चुराकर भाग रहे थे। तभी जादुई मशरूम उनको बोलता है, दुष्ट पापी, इतना नीचे गिर जाओगे तुम कि चोरी करने पर उतर जाओगे। तुम्हें पता नहीं कि ये जादुई मशरूम सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है और तुम दोनों बहुत स्वार्थी हो। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बेजान मशरूम बना कर देता हूँ। इतना बोलते ही जादुई मशरूम रवि और अंजलि को बेजान मशरूम बनाकर छोड़ देता है। कहते हैं, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है, इसलिए जीवन में हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, वरना आज नहीं तो कल तुम्हें बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जग प्रताप एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो लोगों की जमीन पर काम करता था, पर इस बार उसने सोचा कि इस तरह तो मैं सारा मुनाफा उन्हीं लोगों को दे देता हूं, मुझे कुछ भी नहीं बचता। क्यों ना ऐसा करूं कि किसी किसान से थोड़ी सी जमीन बटाई पर ले लूं। माना थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर मुनाफा अच्छा हुआ तो साल भर घर के राशन पानी की चिंता नहीं रहेगी। जगप्रताप के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। फिर बात की तुमने अपने किसान भाइयों से? कोई तैयार हुआ तुम्हें जमीन देने के लिए? अभी तो कोई राजी नहीं हुआ है, पर भूरे की बात से लग रहा है कि शायद वो मान जाए। उसका नदी के पास का खेत जो है, मैंने उसके लिए बात की है। कल जाकर उसे फाइनल कर लूंगा। अगले दिन जगप्रताप भूरे के पास जाता है। कैसे हो भूरे भाई, और सोचा कुछ? देख भाई, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ। दोनों बेटे शहर जाकर बस गए हैं। बस खेती बाड़ी में मन लगा रहता है, पर अब इतनी जान नहीं रही है शरीर में कि इतने बड़े खेत को देख सकूं। मैं तुझे नदी वाली जमीन दे देता हूं, तो उसमें तरबूज लगा ले, और अगले साल जितना भी मुनाफा तुझे होगा उसका 10% मुझे दे दियो। इस तरह तेरा भी काम हो जाएगा और मुझे भी 2 पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर जगप्रताप खुशी के मारे उछल पड़ता है। वो तुरंत शहर जाता है और वहां से अच्छे तरबूज के बीज लेकर आता है। फिर वो जमीन तैयार करता है। चारों तरफ जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत को वो बाड़ा लगाता है और फिर तरबूज के बीज बिखेर देता है। और जैसे ही मार्च का महीना लगता है, उसके खेतों पर तरबूज आने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे तरबूज रोज 1 इंच बढ़ते हुए देखकर जगप्रताप बड़ा खुश होता। देख लेना बंटी की माँ, इस बार ये हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, और इस बार फसल अच्छी होने के बाद में भूरे से बात कर उसकी और जमीनों पर भी तरबूज की खेती करूंगा। उसे भी पैसे मिलते रहेंगे और मेरा घर भी अच्छे से चलेगा। बस भगवान करे इस बार सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। तुम्हें पता है, आज पड़ोसन मिली थी मुझे रास्ते में। कह रही थी कि खेतों की तरफ से आ रही थी और खेत में तरबूज लद लद कर आए हैं। वो तो कह रही थी कि जहां तक मेरी नजर गई बड़े बड़े तरबूज मिट्टी पर पड़े हुए थे, कहीं नजर ना लग जाए किसी की। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल डंडी पर हांडी डाल दूंगा, फिर हमारे खेतों को किसी की नजर नहीं लगेगी। तभी उसके दोनों बच्चे वहां आते हैं और जगप्रताप से जिद करने लगते हैं। बाबा, खेतों में तरबूज पक गए हैं क्या? बाबा, जो पहला तरबूज पकेगा उसे घर के लिए लेकर आना। और कितना टाइम लगेगा बाबा?
बस बेटा 2 दिन और इंतजार करो, कुछ अच्छे तरबूज हैं, 2 दिन में पक जाएंगे। और वैसे मैं कुछ घर ले आऊंगा और बाकी सारे बाजार में बेच दूंगा। बच्चे बड़े खुश थे कि वो पहली बार अपने बाबा के हाथ के लगाए हुए तरबूज खाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिस दिन जगप्रताप अपने खेतों में तरबूज तोड़ने जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तरबूज का जमीन पर लगने वाला हिस्सा कीड़ों ने खा लिया था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो समझ रहा था कि ये तरबूज नीचे से पक रहे होंगे, लेकिन सब कीड़ों ने खा लिए। मेरे बच्चों के कितने सारे सपने यहीं पर खत्म हो गए। अब उन्हें फसल का पहला तरबूज कैसे खिलाऊं? वो चिंता में डूबा हुआ बैठा था। तभी उसे ख्याल आया कि तरबूज तो मैं कहीं से भी लाकर बच्चों को खिला दूंगा। जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि पत्नी से कैसे कहूंगा। पूरा दिन वो खेतों में ही बैठा रहा। जब शाम हो गई तो वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में एक तरबूज वाला दिखाई दिया। उसने उसे हाथ देकर रोका। तरबूज वाले भैया, तरबूज कैसे दिए? ये वाला तरबूज मुझे दे दो। क्या बात है भैया, तुम तो पूरी तरह पसीने में भीगे हुए हो, कोई मुसीबत है क्या? भैया किस्मत की बात है, हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। किसी से जमीन लेकर तरबूज लगाया और सारी फसल खराब हो गई। ओहो, मैं तो समझ सकता हूँ भाई, मैं भी एक किसान हूँ, फसल खराब होने का जो मुझे भी पता है दुख। जगप्रताप उससे तरबूज ले लेता है और पैसे पूछता है तो वो आदमी पैसे लेने से मना कर देता है। तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। मजबूरी आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास भी हो सकती है। आओ ये तरबूज अपने बच्चों को खिलाओ। जगप्रताप उसे धन्यवाद देकर वहां से जाने लगता है कि तरबूज वाला उसे आवाज देता है। भैया मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी मदद किस प्रकार करनी चाहिए, लेकिन मैं पूरा दिन तरबूज बेचता भी हूँ और काट कर भी बेचता हूँ। मेरे पास कुछ बीज पड़े हुए हैं और इन्हें अपने खेतों में लगाकर देखो, नफा नुकसान तो होता ही रहता है। इन बीजों को लगा लो, मान लेना कि तुम्हारी फसल में फल देर से उगा है। तुम्हारा जितना शुक्र अदा करूं कम है भैया, आते जाते मिल लिया करना। भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, आज यहाँ बेचता हूँ, कल कहीं और बेचने चला जाऊंगा, और हाँ, जान रही तो जरूर मिलूंगा। जगप्रताप तरबूज और बीज लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने बच्चों को तरबूज देता है। पिताजी, ये तरबूज तो कितना बड़ा और भारी है, मैं इसको पानी में डाल देता हूँ, जब ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसे खाएंगे। हाँ हाँ चलो भैया, हम तरबूज टब के अंदर डाल देते हैं। बच्चों के चेहरे की खुशी को देखकर जगप्रताप किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप आंख बंद करके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे तरबूज निकाल कर लाते हैं और वो जगप्रताप को काटने के लिए दे देते हैं। तुम लोगों को अच्छा लगा ना बेटा तरबूज? आओ लाओ, मैं तुम्हें उसे खाने के लिए देता हूँ। उसकी पत्नी थाली लेने के लिए रसोई में चली जाती है। दोनों बच्चे पालती मारकर अपने बाबा के पास बैठ जाते हैं। जगप्रताप थाली आने पर उस तरबूज को काटने लगता है, पर वो बड़ा हैरान था कि चाकू तो एकदम से तरबूज के अंदर घुस जाता है। फिर उसे इतना समय क्यों लग रहा है? वो पूरा दम लगाकर उस तरबूज को काटता है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। उस तरबूज में छोटे छोटे हीरे थे। सारे हीरे थाली में और जमीन पर बिखर जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? तरबूज में से हीरे निकल रहे हैं। अरे अब तुम कहाँ चले? तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, मैं भी आता हूँ। जगप्रताप भागता हुआ उस जगह पर जाता है जहां पर वो तरबूज वाला मिला था। तरबूज वाला उसे दूर दिखाई देता है तो वो भागते भागते उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहां एक रोशनी होती है और वो तरबूज वाला गायब हो जाता है। इसका मतलब उस फरिश्ते को भगवान ने भेजा था मेरी मदद के लिए। हे भगवान, ये कहावत तो सच हो गई कि तू देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जगप्रताप खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी को वो सारे हीरे दे देता है और बच्चों से वादा करता है कि कल सुबह वो उनके लिए खाने वाला तरबूज लेकर आएगा। अगली सुबह जगप्रताप अपने खेतों में जाता है और सारे तरबूज उखाड़ कर फेंक देता है। अपनी जमीन को फिर से तैयार करता है। उसके दिए हुए बीजों को वो सारे में बिखेर देता है। फिर वो बाजार जाता है और अपने दोनों बच्चों के लिए ताज़ा तरबूज खरीद कर लाता है। बच्चे तरबूज खाकर बहुत खुश थे। एक दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह जब प्रताप अपने खेतों में जाता है तो वहां पर ताजे ताजे तरबूज लगे हुए थे। अपने खेतों में नई फसल देखकर जगप्रताप खुशी के मारे उछल पड़ा और उसने हाथ में लेकर तरबूज को देखा तो वो सब बिल्कुल सही थे। वो फटाफट 2-4 तरबूज उनमें से तोड़ देता है और घर आ जाता है। बाबा, आप तरबूज ले आए? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कल की तरह आज भी इसमें से पत्थर निकले? नहीं नहीं मेरे बच्चों, कल के तरबूज में से पत्थर हमारी किस्मत बदलने के लिए थे।
लेकिन आज जो तरबूज मैं लाया हूँ वो बहुत ही मीठे और रसीले हैं। वो जल्दी से तरबूज खाने के लिए अपने बच्चों को देता है। सारा परिवार बड़ा खुश था कि उनके खेतों में इतने अच्छे मीठे रसीले तरबूज लगे हैं। अगले दिन जग प्रताप सारे तरबूज को तोड़कर मंडी में बेच देता है, जिससे उसे बहुत अच्छा दाम मिलता है। वो सारे पैसे लाकर अपनी पत्नी के हाथ पर रख देता है। तभी भूरे उसके बाद मिलने के लिए आता है। वाह भाई वाह जग प्रताप, मैं सालों से उस खेत में खेती कर रहा हूँ, लेकिन इतने बढ़िया मीठे रसीले तरबूज मैंने आज तक नहीं देखे। तुमने तो सचमुच में खेतों में सोना उगा दिया। ये सब तुम्हारी कृपा है। ना तुम अपनी जमीन देते और ना वो जमीन सोना उगलती। भाई मैंने तेरा हिस्सा अलग से रखा हुआ है, ले अपना हिस्सा भी ले ले। अरे मैं तो तुझे खेत में लगे हुए तरबूज की बधाई देने आया था। भाई तेरी बदौलत मेरा घर चलेगा। ले ये अपने पैसे पकड़, जितना बोझ कम हो उतना अच्छा। और हाँ, अगर फसल बहुत अच्छी रही तो अगले साल तुझसे मैं तेरा पूरा खेत ले लूंगा और तुझे उसका 30% दे दूंगा। ये सुनकर जग प्रताप भूरे से वादा भी ले लेता है। भूरे के वहां से चले जाने के बाद वो फिर से अपने तरबूजों को तोड़कर उन्हें बेच आता है। उस जादुई तरबूज में से निकले हुए उन हीरों से वो अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाता है और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदता है। सभी गांव वाले जगप्रसाद की किस्मत पर उसे बधाइयां दे रहे थे। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उधर फसल खराब हुई और उधर वो तरबूज वाला मुझे मिल गया। फिर उसके जादुई तरबूज ने तो हम लोगों की किस्मत ही बदल दी। सही कहा तुमने। इन जादुई तरबूजों ने हमारी किस्मत बदल दी और उस तरबूज में से जितने भी हीरे निकले थे उससे हम लोग अपने जीवन को सुधारने में लगाएंगे और बाकी का जितना भी हीरा है वो हम अपने दोनों बच्चों के भविष्य के लिए रख देंगे, ताकि जिंदगी में उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो।